हेलो एवरीवन, आई एम दुष्यंत। वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। तो जैसे आपको पता है हमने डेली करंट अफेयर सीरीज़ स्टार्ट की है। तो आपको रोज़ रात को 9 बजे डेली करंट अफेयर सीरीज़ मिल जाती है, उसकी वीडियोस मिल जाती हैं। और अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जेके एग्ज़ाम क्रैकर नाम का हमारा टेलीग्राम चैनल है। और अगर आपको कोई वर्ल्ड न्यूज़ जाननी है या आपको अपने एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ जाननी है तो वो आपको हमारे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। इंस्टाग्राम आईडी का नाम है जेके एग्ज़ाम क्रैकर। और अगर आपको कोई मंथली करंट अफेयर्स पढ़नी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। आपको ओलंपिक्स पैरालंपिक्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो चलिए विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स 5 और 6 सितंबर का। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड एन इलेक्ट्रॉनिक इनर लाइन परमिट EILP प्लेटफॉर्म। तो किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है मणिपुर ने। पहले हम जान लेते हैं ये है क्या। ये एक ऑनलाइन जैसे यहाँ बताए है इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन परमिट होगा। ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। तो ये मतलब ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये उन स्टेट में होता है जो प्रोटेक्टेड हो, जहाँ रिस्ट्रिक्शंस हो। तो जो भी आता है और जाता है उनके लिए गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, आपको एक परमिट लेना पड़ता है। और गवर्नमेंट को वहाँ की पता लग जाता है। जैसे मणिपुर गवर्नमेंट को पता लग जाएगा कि कितने दिनों के लिए वो ट्रैवलर आया था, क्या करने आया था। तो ये मतलब यहाँ ट्राइब्स ज़्यादा हैं, मिलिटेंसी भी ज़्यादा है। तो मतलब इसके लिए इन्होंने ये किया होता है। मणिपुर के लोगों की काफ़ी देर से डिमांड थी इसके लिए। और जो भी स्टेट में ट्रैवलर आएगा क्या करेगा, क्या मतलब कितनी देर के लिए करेगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ उसकी एंट्री एग्जिट और उसको ट्रैक किया जाएगा। और ये 2029 मणिपुर इनर लाइन रूल्स 2029 में आएगा, इफेक्ट किया गया था। और इसको मॉनिटर कौन करेगा? DIG इंटेलिजेंस करेगा, जो इसके चेयरमैन होंगे, याद रखिएगा। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। और अगर जो भी मतलब इंडियन सिटीजन भी है तो उनको भी ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया और स्टेट में जाने के लिए मतलब लिमिटेड पीरियड के लिए जाएंगे, बट उनको सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है, एक परमिट लेना पड़ता है, जो आपको मतलब डिफरेंट एयरपोर्ट से भी मिल जाता है। जैसे मैंने सुना है कि इम्फाल एयरपोर्ट से मिल जाता है। और उसके बाद डिफरेंट ऑफलाइन भी मिल जाता है, बट ऑनलाइन भी मिल जाता है, जो भी यहाँ पर स्टेट में आना चाहते हैं उसके लिए। तो जो भी बाहर से आएगा उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। याद रखिएगा कौन सी स्टेट में हो रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक इनर लाइन परमिट, कहाँ पर है? मणिपुर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। EXIM बैंक हैज़ एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट LOC ऑफ USD 400 मिलियन टू विच कंट्री। तो किसको दिया गया? ये दिया गया मालदीव्स को। तो अभी तक इंडिया ने इसने EXIM बैंक जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसने अभी तक 5 लाइन ऑफ क्रेडिट दे चुका है। 5 लाइन ऑफ क्रेडिट दे चुका है मालदीव्स को। तो इसमें टोटल अभी तक ये अभी तक आई थिंक 1.33 बिलियन स्पेंड कर चुका है, लोन दे चुका है। और अभी तक 276 ऐसे लाइन ऑफ कंट्रोल दे चुका है, लाइन ऑफ क्रेडिट दे चुका है। और 62 कंट्रीज़ को दे चुका है, 62 कंट्रीज़ को दे चुका है। और इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है ये इन्होंने किसके लिए दिया है। जैसे मैंने आप यहाँ पर पिक्चर लगाई है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है। तो याद रखिए कितना दिया है, 40 मिलियन, जो 40 मिलियन दिया है। और इसका जो हेडक्वार्टर है EXIM बैंक का, ये मुंबई में है। याद रखिएगा मुंबई में है हेडक्वार्टर, जो इसका है मुंबई में है। और ये 1982 को फाउंड हुआ था। तो अभी तक 60, जैसे मैंने बताया 62 कंट्रीज़ को दे चुका है। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है, और एक क्रिकेट स्टेडियम के लिए दिया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम के लिए दिया है। उसके बाद एक वाटर सीवेज के लिए दिया है। और उसके बाद एक ये जैसे आपको पता होगा, जो मैंने पढ़ाया भी था अभी, ग्रेटर माले के लिए दिया गया जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए दिया गया है। तो मेन याद रखिएगा किसको दिया गया है, मालदीव्स को दिया गया है। बाकी कंट्रीज़ को भी मिलता है, 62 कंट्रीज़ को मिल चुका है। तो अभी तक 1.33 बिलियन USD स्पेंड कर दिया गया है। इनका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, 1982 में बना था। कुछ ही इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। और ये अभी मालदीव्स को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर फार्म मिन चिन विल विजिट इंडिया एट द एंड ऑफ 2021। तो कहाँ का प्राइम मिनिस्टर विजिट करेंगे? वियतनाम के, जिनकी ये पिक्चर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हु वॉन द 2021 कोपा अमेरिका एट ब्राज़ील। तो ये किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। अर्जेंटीना ने का ये 15 टाइम था विद यूरुग्वे बोलो उनके साथ जीता है 15 टाइम। तो फाइनल में इन्होंने ब्राज़ील को हराया है बाय 1-0।
और ये मैच जो ये टूर्नामेंट थी पहले ये 2020 में होनी थी, बट बिकॉज ऑफ कोविड 21 में हुई। और ये पहले अर्जेंटीना और कोलंबिया में थी, बट कोलंबिया में कोविड की वजह से यहाँ पर कैंसिल कर दी गई। फिर अर्जेंटीना में रखी गई, बट अर्जेंटीना में भी केसेस आते गए, तो फिर ये फाइनली ब्राज़ील में हुई और फाइनल रायो में हुआ, और जिसमें अर्जेंटीना जीती है, जिन्होंने ब्राज़ील को बीट किया है बाय 1-0। तो इसके बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे वो मेसी थे। पढ़ लेते हैं जैसे थोड़ा, ये एक 47th एडिशन था, ये देख लीजिए 47th एडिशन था कोपा अमेरिका का, जो कॉन्बियल द्वारा करवाया जाता है, जो यहाँ की गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल की साउथ अमेरिका की। और यहाँ के जो इस पर चैंपियन थे वो अर्जेंटीना थी, रनर अप ब्राज़ील थे, और बेस्ट प्लेयर मेसी रहे, जो अभी PSG के लिए खेलते हैं। और सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने आपको टाइटल बताया, अर्जेंटीना ने जीते हैं 15 टाइटल विद यूरुग्वे, और नेक्स्ट जो 24 में है एक्वाडोर में है। और जो इसकी कॉन्बियल कौन है, ये साउथ अमेरिका की गवर्निंग बॉडी है, जो ये फुटबॉल की टूर्नामेंट्स करवाती है। याद रखिएगा, किसने जीता था? ब्राज़ील ने। इनसे पहले 2019 में ब्राज़ील ने जीता था, और उससे पहले भी ब्राज़ील ने जीता था। अर्जेंटीना अब तक 2 बार फाइनल हार चुकी है, और एक वर्ल्ड कप का फाइनल भी 2014 का हार चुकी है फ्रॉम जर्मनी से हारी 2014 का। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क एज ओरांग नेशनल पार्क। तो ये किसने किया? जैसे आप देख सकते हैं, पहले इसका नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क था, अब इसको सिंपल ओरांग नेशनल पार्क कर दिया गया। तो कहाँ पर है? ये असम में है। और इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द असम गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड, असम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि राजीव गांधी नेशनल पार्क से इसको नाम चेंज करके ओरांग नेशनल पार्क कर दिया गया है। और एक टाइगर रिजर्व भी है, और इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बताया गया था 1985 पे, और ये नेशनल पार्क भी 1999 में बन गया था। और ये ब्रह्मपुत्र के पास में है, जैसे बताया गया, लोकेटेड ऑन द नेशनल बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र। और ये द्रांग और सोनीपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच में आता है। देख सकते हैं, ये द्रांग और सोनीपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच में आता है। और इसको मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। काजीरंगा भी असम में है, और मिनी काजीरंगा इसको कहा जाता है। और कुछ में जो EPFO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये आया था, उसके बारे में आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ। तो यहाँ के CM कौन है? CM है हिमंता बिस्वा शर्मा, और गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और कैपिटल दिसपुर, और इसको लैंड ऑफ रेड रिवर भी कहा जाता है, और ब्लू हिल्स। और यहाँ का एयरपोर्ट, जो फेमस एयरपोर्ट है वो लोकप्रिया गोनीपत बरदलोई है, जो एयरपोर्ट है गुवाहाटी में। और काजीरंगा, यहाँ पर काफ़ी नेशनल पार्क हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नमेरी है, ओरांग नेशनल पार्क है जिसका भी नाम चेंज हुआ है, रमोनिया है, दिरबू है, सखोइया नेशनल पार्क है, और दियांग पटकाई नेशनल पार्क है। और यहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड मजोली में है, ब्रह्मपुत्र रिवर के पास। याद रखिएगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड भी है मजोली के पास, मजोली में, जो ब्रह्मपुत्र रिवर में है, असम में। और असम, जो मैंने आपको बताया था कि EPFO के एग्ज़ाम में आया था, वो यही था कि असम की क्वेश्चन ये था कि डुबरी और फुलबरी, तो ये जो ब्रह्मपुत्र के पास है, ये असम को किससे कनेक्ट करेंगे? तो असम को ये कनेक्ट करेंगे, याद रखिएगा, मेघालय से। ये इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन आया था, जो अभी एग्ज़ाम हुआ है EPFO का, उसमें ये आया था कि किसके साथ ये कनेक्ट करेंगे, डुबरी और फुलबरी जो ब्रिज है, ये किससे असम को कनेक्ट करेंगे? तो ये कनेक्ट करेंगे मेघालय से। नेक्स्ट देखते हैं, प्रमोद भगत हैज़ वॉन ए गोल्ड मेडल एट द टोक्यो पैरालंपिक्स इन विच इवेंट। प्रमोद भगत जी ने किस में जीता है? इन्होंने जीता है बैडमिंटन में। और ये प्रमोद भगत जी हैं, और इसके साथ इन्होंने, मनोज सरकार जी ने भी इनके साथ जीता है, जो भी इनके साथ सेम कैटेगरी में थे। प्रमोद भगत जी ने मेन सिंगल में जीता है इवेंट बैडमिंटन इस बार फर्स्ट टाइम हो रहा था पैरालंपिक्स में। तो इसने 7 साइड फुटबॉल को रिप्लेस किया है। तो इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के डैनियल बैथवेल को हराया टोक्यो पैरालंपिक्स में। और ये फर्स्ट टाइम था कि इंडिया का कोई पैरालंपिक्स में मेडल आया। तो फर्स्ट टाइम ही बैडमिंटन भी हो रहा है, और फर्स्ट टाइम इंडिया का मेडल आया। और मनोज सरकार जी ने, जिनकी ये पिक्चर है, उन्होंने भी इस बार मेडल जीता है, जापान के धनुष्के फुलारिया को हरा के, जिनसे इन्होंने ब्राउन मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनीष नरवाल हैज़ रिसेंटली वॉन गोल्ड मेडल इन विच इवेंट एट टोक्यो पैरालंपिक्स। तो किस में जीता है? ये इनकी पिक्चर है, किस में जीता है? इन्होंने जीता है शूटिंग में। तो ये 19 ईयर्स ओल्ड हैं,
जिन्होंने ये जीता है, मनीष नरवाल, इन्होंने गोल्ड जीता है। उनके साथ सिंहराज जी ने, अडाना जी ने जीता है जिन्होंने सिल्वर जीता है। इन्होंने, सिंहराज जी ने 2 मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में, ये भी इनके साथ बैडमिंटन शूटर ही हैं। और इनका सेम मैच भी हुआ था जिसमें सेम कैटेगरी में थी ये। और ये याद रखिएगा जो मनीष नरवाल है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जो इनकी कैटेगरी थी मिक्स 50 मीटर पिस्टल में, जिनमें इनके साथ ये सिंहराज अडाना जी भी थे। और याद रखिएगा सिंहराज अडाना जी ने इनके साथ सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द इंडियन पैरा एथलीट हु हैज़ वॉन 2 मेडल्स एट टोक्यो पैरालंपिक्स इन शूटिंग। तो ये किसने जीता है? अवनी लिखारा जी ने जीता है, जो 19 ईयर्स ओल्ड हैं और ये राजस्थान के हैं। इनको राजस्थान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में। याद रखिएगा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया बाय राजस्थान गवर्नमेंट। 19 ईयर्स ओल्ड है, इन्होंने गोल्ड जीता है और एक सिल्वर जीता है। अवनी लिखारा हैज़ क्लिंच्ड हर सेकंड मेडल एट टोक्यो पैरालंपिक्स बाय विनिंग, एक गोल्ड जीता है, एक ब्राउंज जीता है। एक 50 मीटर राइफल में जो इन्होंने ब्राउंज जीता था और 10 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता था। और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते थे। और जैसे यहाँ पर लिखा गया, और सिंगल एडिशन, एक ही एडिशन में इन्होंने 2 ओलंपिक्स जीते। इनसे पहले 1984 में जो मैन थे जोगिंदर सिंह सोडी, इन्होंने भी एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते थे, एक सिल्वर था और 2 ब्राउन्ज मेडल थे। तो याद रखिएगा, वुमेन में अवनी लिखारा जी और मैन में जोगिंदर सिंह सोडी जी, जिन्होंने एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते थे। अवनी लिखारा जी ने 2020 टोक्यो में जीते हैं और इन्होंने 1984 में जीते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम EEF वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। तो कहाँ पर हेल्ड किया गया? ये हेल्ड किया गया रशिया में। रिसेंटली हुआ। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने ऑनलाइन ही बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा यहाँ पर अपनी इंडिया की तरफ से इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये यहाँ के प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। जो आपको पता होगा, पुतिन है, प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मुश्तिन है और कैपिटल इनकी मॉस्को है, करेंसी रशियन रूबल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो ये किस दिन किया गया था? सितंबर 5 को किया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। तो मदर टेरेसा जी की इस दिन डेथ हुई थी, तो इनके नाम पर इसको मनाया जाता है। याद रखिएगा सितंबर 5 को। और मदर टेरेसा को अपने मतलब डेडिकेशन, जो सोसाइटी में जो मदद करते थे, लोगों की सेवा करते थे, उसके लिए इनका नाम मतलब माना जाता था इनको। और इनकी डेथ 5 सितंबर 1997 में हुई थी। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1979 में, और इनको भारत रत्न भी मिला था, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 1980 में। और 17 दिसंबर 2012 को हंगरी ने प्रपोजल दिया कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कि इनके नाम का जो ये डे मनाया जाना चाहिए। तो और आपको एक और बता दूं कि अभी रिसेंटली ये EPF एग्ज़ाम में ये भी आया कि कौन सी कंट्री ने यूनेस्को को एक प्रपोजल दिया था कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाए 21 फ़रवरी को। तो ये किसने किया था? तो ये क्वेश्चन आया था वहाँ पर। तो ये किसने किया था? ये किया था बांग्लादेश ने। याद रखिए किसने किया था? बांग्लादेश ने। ये मदर टेरेसा जी के नाम पर ये 5 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फ्लैग बीरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी एट टोक्यो पैरा ओलंपिक्स। कौन थी? अवनी लिखारा जी, जो उन्होंने 2 मेडल जीते हैं, एक गोल्ड है और एक ब्राउन्ज है। ये किस गेम में थे? ये शूटिंग में थे। गोल्ड इन्होंने 10 मीटर में जीता है पिस्टल में, और ब्राउन्ज इन्होंने 50 मीटर में जीता है। 19 ईयर्स ओल्ड हैं, जैसे मैंने आपको बताया, राजस्थान के हैं ये। और ये फ्लैग बीरर थे। और जो ओपनिंग सेरेमनी के थे वो थे तेगचंद जी, और क्लोजिंग सेरेमनी के थे अवनी लिखारा जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिम्बेक्स 2021 वॉज द एनुअल बिलिटरल मार्ट टाइम एक्सरसाइज ऑफ द इंडिया एंड सिंगापुर। द एक्सरसाइज वॉज विच एडिशन ऑफ द एनुअल इवेंट। कौन सी एडिशन थी? 28 थी, जो कल ही ख़त्म हुई है। तो ये देख सकते हैं, ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में थी। क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता था, ये कहाँ पर कंडक्ट हुई थी? जो कि ये कंडक्ट हुई थी साउथ चाइना सी में। तो इसमें जो इंडिया की तरफ से थे, जो भी मतलब शिप्स थे वगैरह, जो नेवी के थे, वो थे INS रणविजय, INS किल्तान, INS कोरा, और एक
PBI लॉन्ग रेंज मारटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी था, जो इंडिया की तरफ से इन्होंने इस एक्सरसाइज में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जैसे आप पिक्चर्स देख सकते हैं। और ये मेन याद रखिएगा कहाँ पर हुआ था, ये साउथ चाइना सी में हुआ था, इंडिया और सिंगापुर के बीच में था। और ये कौन सा था, ये था 28th एडिशन। थैंक यू। होप करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको कुछ अगर आपको कुछ और जानना हो स्पोर्ट्स के रिलेटेड या कुछ करंट अफेयर्स जो भी चल रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके लिए हम हर संडे आपके लिए एक वीडियो ले आएंगे, जो भी रहेगा। नेक्स्ट संडे हम आपको एक टोक्यो पैरालंपिक्स की एक MCQ सीरीज़ दे रहे हैं। और होप करता हूँ आज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और अगर आपको वर्ल्ड न्यूज़ या कुछ भी अपने एग्ज़ाम रिलेटेड जाना है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा ID का नाम है JK एग्ज़ाम क्रैकर। थैंक यू।